हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है वर्ब के ऊपर पार्ट नंबर 3। मतलब अभी तक आपने वर्ब को समझा कि वर्ब क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो हम बना चुके हैं जिसको बहुत डिटेल्ड में मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है वर्ब और उसके टाइप्स को। जिसने अभी तक ना देखी है वो जाइए और उसको जाकर देखिए, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिसने अभी तक हमारा जो ये चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन जो नीचे दिया हुआ है बेल आइकन वाला इसको प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो जो आज की जो वीडियो होने वाली है, जो आज का जो टॉपिक है वो है मोडाल ऑक्सिलरीज। मतलब मोडाल जो होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये वाले जो मोडाल्स होते हैं ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक को देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो जो मोडाल्स होते हैं, ये मोडाल्स ऑक्सिलरीज है क्या भाई? मोडाल्स ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो मेन वर्ब के साथ, मतलब जो ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये मेन वर्ब के साथ यूज होंगे, और वो किसी ढंग को प्रदर्शित करेगा या किसी कार्य विधि को बताएगा। मतलब वो किसी ढंग या कार्य विधि को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे उन्हीं को मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब बोलने वाले हैं। समझ आ गया? मतलब किसी भी ढंग या कार्य विधि को दर्शाने के लिए हम जो वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं वो मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब होती है। मोडाल कौन कौन से होते हैं? जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, ठीक है, मे, माइट। अब मैं एक की प्रेजेंट फॉर्म लिख रहा हूं, दूसरी पास्ट फॉर्म। शैल क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। शुड इसकी पास्ट फॉर्म, विल प्रेजेंट है और वुड उसकी पास्ट फॉर्म है। समझ आ गया? तो ऑक्सिलरीज वर्ब समझ आ गई कि कौन कौन सी होती है। तो ऑक्सिलरीज जो वर्ब होगी, जो मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब जो होगी वो क्या करेगी? वो किसी कार्य ढंग को दर्शाने की कोशिश करेगी। मतलब कार्य विधि को या ढंग को शो करेगी कि भाई जो कार्य विधि है, जो ढंग है उसको शो करेगी। ठीक है, अब चलेंगे हम एक एक डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैन और कुड। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैन और कुड को। कैन जो होगा वो प्रेजेंट फॉर्म होगी, मैंने अभी बताया है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैन को। कैन क्या है? कैन है प्रेजेंट फॉर्म। भाई प्रेजेंट टेंस में हम इसको यूज करने वाले हैं। तो जो कैन है, कैन का जो अर्थ होता है वो होता है सकना, मतलब कर सकता है। मतलब वो क्या कर सकता है? उसके अंदर कुछ एबिलिटी है। तो कहीं पे भी आपको एबिलिटी की बात करें या कैपेसिटी की बात करें या परमिशन की बात करें, किसकी बात करें? परमिशन की बात करें। मतलब कहीं पे भी एबिलिटी, कैपेसिटी या परमिशन या पावर, मतलब इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिले या उस सेंटेंस से आपको लगे उसमें एबिलिटी की बात हुई है, कैपेसिटी की बात हुई है या परमिशन की बात हुई है या उसमें कहीं पावर की बात हुई है, तो आप वहां पे कैन भी यूज कर सकते हैं और कुड भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो कैन यूज करेंगे, पास्ट टेंस है तो कुड यूज करेंगे। समझ आ गया? सिंपल सा है। ठीक है, या कहीं पे मतलब प्रोहिबिशन, मतलब कहीं पे भी किसी चीज का जाने से मना कर देते हैं, जैसे निषेध जिसको बोलते हैं। यदि कहीं पे इस टाइप का वर्ड आपको देखने को मिले, ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब निषेध जो वर्ड होता है उसमें भी आप कैन या कुड यूज कर सकते हैं। कैन कहां पे यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। और कुड कहां यूज करेंगे? पास्ट टेंस में। ठीक है, समझ आ गया? कैन और कुड समझ आ गया। मतलब कहीं पे आपको क्या दिखे? एबिलिटी दिखे, पावर दिखे, कैपेसिटी दिखे या परमिशन दिखे, तो उस टाइम पे आपको यूज करना है क्या? कैन।
अब मैं डिस्कस करता हूँ। भाई मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई है। मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है कैन बताया है प्रेजेंट फॉर्म, और कुड बताया है पास्ट। दोनों साथ बता दिए मैंने, प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक साथ बताइए, कैन को भी और कुड को भी। दोनों में कैपेसिटी की बात होगी, एबिलिटी की बात होगी, परमिशन की बात होगी या पावर की बात होगी, दोनों में होगी इन्हीं की बात। बस टेंस पे डिपेंड करेगा। वो प्रेजेंट है तो कैन आ जाएगा, पास्ट है तो क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा कि ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। भाई मैंने सकना बताया था, इसका भी मीनिंग सकना, तो वह तैर सकता है, तो ही कैन स्विम। और मान लो मैं इसी का पास्ट फॉर्म लिखूं तो ही कुड स्विम, ही कुड स्विम, ठीक है, ही कुड स्विम। अब देखो जब कैन है तो मीनिंग दे रहा है वो सकना, वह तैर सकता है, लेकिन जब वो कुड आ गया तो ये मीनिंग देगा सका। किसका? सका, वह तैर सका। समझ आ गया? तो कैन और कुड का दोनों का यूज आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे भी आपको मतलब आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी या परमिशन की यदि बात हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या यूज कर सकते हैं? कैन या कुड। प्रेजेंट टेंस है तो कैन और पास्ट है तो कुड। सकना कैन का अर्थ है और कुड का क्या है? सका। मान लो मैंने कहा द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू। अब ये क्या है? एक तरह से ये पावर की, अब मैंने ये तो एबिलिटी है हमारी, ये हमारी एबिलिटी है भाई, हम एबिलिटी तो ले रहे हैं तैरने की, तो मैंने दूसरी में पावर की यदि मैं बात करता हूँ, भाई प्रिंसिपल के पास पावर होती है, तो मैंने कहा द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, छुट्टी। अब ये क्या है? मैंने यहाँ पे किसकी बात करी है? पावर की बात करी है, तो कैन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इसी फॉर्म में, इसी को सेंटेंस में हम कैन के बजाय कुड भी यूज कर सकते हैं। तो सेम सेंटेंस हो सकता है द प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यदि प्रेजेंट टेंस है तो आपको कैन यूज करना है, पास्ट टेंस है तो आपको कुड यूज करना है। तीसरा सेंटेंस में आपको बताता हूं कि कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? ये पूछ रहा है, ये परमिशन ले रहा है, तो ये बात आ गई परमिशन की। ठीक है, परमिशन की बात आ गई। समझ आ गया आपको? मतलब एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी और परमिशन। अब इसी सेंटेंस में इस कैन की जगह हम यहाँ पे भी कुड यूज कर सकते हैं। तो पहला जो हमने समझा कैन या कुड, हमने इसको देखा, तो कैन या कुड जो है वो किस तरीके से यूज हुआ है? कैन या कुड हुआ है एक तो एबिलिटी के फॉर्म में, एक कैपेसिटी के फॉर्म में, एक परमिशन के फॉर्म में, एक प्रोहिबिशन के फॉर्म में, या किसी पावर के फॉर्म में। तो कभी भी आपको इस टाइप का सेंटेंस देखने को मिले जहां पर क्या आ रहा है? कैपेसिटी आ रही है, पावर आ रही है या एबिलिटी आ रही है, तो आप प्रेजेंट टेंस है तो आपको क्या करना है? कैन यूज करना है। पास्ट टेंस है तो आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है कुड। तो आप सेंटेंस से समझ ही जाना है आपको कि वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। यदि उसमें यस्टरडे वर्ड दिया हुआ है या प्रीवियस डे वर्ड दिया हुआ है तो मतलब पास्ट की बात कर रहा है। यदि कोई एट वंस दिया हुआ है, कोई भी वर्ड दिया हुआ है जिसके थ्रू आपको समझ आए कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो वहां पे कैन यूज करना है। अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 बात करते हैं शैल या शुड। शैल या शुड की बात करते हैं। अब इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है भाई? शैल जो होगा, जो शैल होगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा और जो शुड होगा वो पास्ट टेंस में आएगा। मतलब शैल जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाला है और जो शुड है वो पास्ट टेंस में यूज होने वाला है। ये जो मीनिंग है वो गा, गी और गे, इस फॉर्म में आपको मीनिंग देखने को मिलेगा। मतलब शैल का जो अर्थ है वो आपको गा, गी, गे, और इनका जो यूज होने वाला है
वो होने वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस में। मतलब इनका जो यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, समझ आ गया। अब भाई प्रेजेंट टेंस होगा तो वहां पे शैल यूज करेंगे, पास्ट टेंस होगा तो वहां पे शुड यूज करेंगे। मान लो मैंने कहा कि जो ये शैल है, ये शैल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इस शैल को, शैल हम आई और वी के साथ हम यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। मान लो मैंने कहा आई शैल रीड ए नोवेल, ठीक है, आई शैल रीड ए नोवेल, मतलब मैं एक नोवेल पढ़ूंगा, गा आ गया तो इसका मतलब शैल वर्ड यूज किया है, शैल मोडाल हमने इसमें यूज किया है। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि वी शैल प्ले ए मैच, हम एक मैच खेलेंगे, तो गे आ गया तो इसका मतलब मैंने यहां शैल यूज किया। और प्रेजेंट टेंस है तो मैंने यह यूज किया है शैल। समझ आ गया, शैल का अर्थ समझ आ गया। तो हम शैल को हमने यूज किया है। शैल का भाई अभी तक हम पढ़ते आए कि शैल को हम आई और वी के साथ यूज करते हैं और बचे हुए के साथ विल यूज करते हैं, लेकिन हम यू मतलब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ भी हम शैल को यूज कर सकते हैं। अब वो देखते हैं कि हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल को कब यूज करेंगे। ठीक है भाई, अभी तक तो देखा हमने कैसे, हमने अभी तो देखा जो शैल है वो आई और वी के साथ देखा। अब देखेंगे कि हम यू के साथ या ही सी इट इनके साथ हम शैल को कब यूज करेंगे। जब कोई मतलब प्रोमिस की बात आएगी, जब कोई प्रोमिस मतलब कोई वादे की बात आएगी, या कोई कमांड की बात आएगी, मतलब आदेश की यदि कोई बात आती है, या कोई थ्रेट मतलब धमकी, या कोई धमकी की बात आती है, तो उस केस में हम शैल के साथ हम सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा यू शैल नॉट डू इट अगेन, यू शैल नॉट डू इट अगेन, मतलब इसमें एक आदेश की बात आ गई, आदेश की बात आ गई तो मैंने यू के साथ हमने शैल यूज कर लिया। मतलब शैल के साथ ये भी यदि हमको सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को यूज करना है तो सेंटेंस से हमको प्रोमिस, कमांड या थ्रेट इनका क्या आना चाहिए, इनका मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, मान लो शी शैल बी टर्न्ड आउट, तो ये क्या है, एक धमकी है, मतलब टर्न्ड आउट बाहर निकालना, वह उसको बाहर निकाल देगी, तो इसका मतलब एक धमकी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जब आपको शैल को सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ आपको यूज करना है तो कब यूज करेंगे, जब उसमें या तो कोई धमकी होगी, ठीक है, या कोई आदेश होगा, या कोई क्या होगा, कमांड, ठीक है, या प्रोमिस होगा। ठीक है, अब शुड की यदि मैं बात करूं तो जो शुड है वो शुड जो है वो हमारा क्या है भाई, भूतकाल में शुड यूज करते हैं सुझाव के लिए, मतलब इसमें हम एडवाइस दें, हम इसमें एडवाइस मतलब सुझाव की यदि बात करें तो हम उसमें शुड यूज कर सकते हैं या कर। ठीक है, कैसे, मान लो मैंने कहा कि वी शुड वर्शिप डेली, हमें डेली मतलब पूजा करनी चाहिए, ये एक सुझाव है। तो सुझाव में हम क्या यूज कर सकते हैं, शुड हम यूज कर सकते हैं। सिंपल सा समझ आ गया। मैंने बताया शैल और शुड, मैंने इसमें बताया आपको शैल मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस है, शुड क्या है, पास्ट टेंस है। कभी भी आपको शैल या शुड देखने को मिले तो आपको देखना है कि वो जो टेंस है, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट है या पास्ट है। प्रेजेंट है तो किस में यूज करेंगे हम इसको, प्रेजेंट टेंस में शैल को यूज करेंगे, और पास्ट होगा तो हम शुड यूज करेंगे। अब बात करते हैं विल या वुड।
यदि हम विल या वुड की यदि हम बात करें तो विल या वुड भी क्या मीनिंग देगा, विल या वुड भी मीनिंग देगा गा, गी और गे, ये ही मीनिंग देंगे। और विल जो है प्रेजेंट टेंस में होगा और जो वुड है वो पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, समझ आ गया। हम विल या वुड को, भाई विल को हम जहाँ मोस्टली सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। भाई मैंने लिखा एग्जाम्पल, यू विल रीड ए बुक, यू विल रीड ए बुक, एग्जाम्पल नंबर 1। तो जब कभी भी आपको गा, गी, गे यूज करना है तो आप वहां पे विल या वुड यूज कर सकते हैं। मतलब इसका जो यूज है सभी नाउन के साथ कर सकते हैं। और कहां पे, साधारण मतलब सिंपल पास्ट, साधारण मैंने अभी बताया था ना, सिंपल भविष्य मतलब सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यू विल रीड ए बुक या सी विल, या हम इसको बोल सकते हैं सी विल सिंग ए सॉन्ग, सी विल सिंग ए सॉन्ग, या हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपको कहीं पे भी विल या वुड दिखे तो आपको किस तरीके से यूज करना है, आपको यूज करना है, मान लो गा, गी, गे, इसका फॉर्म, इसका मीनिंग यदि वो दे रहा है और सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उसमें आपको क्या यूज करना है, विल। और इसी सेंटेंस को यदि मैं पास्ट में यदि मैं बनाऊं तो सिंपल मैं क्या यूज करूंगा, विल का वुड यूज करूंगा। ठीक है, सी वुड सिंग ए सॉन्ग। तो आपको समझ आ गया, कभी भी आपको सिंपल फ्यूचर टेंस है और मीनिंग क्या आ रहा है, गा, गी, गे का मीनिंग दे रहा है और सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो हम वहां पे विल यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस है तो विल यूज करेंगे और पास्ट टेंस है तो उसको वहां पे वुड यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 है मे या माइट, मे या माइट। अब देखेंगे मे या माइट। मे या माइट का जो अर्थ है वो भी एक तरह से कैन की तरह ही होता है, सकना। मतलब जैसे मैंने अभी कैन या कुड बताया है आपको, कैन का मतलब बताया था सकना और कुड़ का सका, तो उसी तरीके से मतलब हम क्या कर सकते हैं, मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। मे जो होगा वो प्रेजेंट फॉर्म होगी, इसकी प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, और जो माइट है वो पास्ट टेंस में होगा। लेकिन मे में क्या है, एक तरह से मे और, भाई ऐसे तो हमने अभी कैन पढ़ा है तो कैन और मे सेम हो जाएगा, नहीं, कैन और मे में थोड़ी सी है क्या, मतलब इसमें थोड़ी सी एक तरह से जो बोलते हैं ना कि हम दृढ़ता की कमी होती है। इसके जो सेंटेंस आएंगे ये सामान्यतः अनुमति लेने के लिए आएंगे, मतलब परमिशन लेने के लिए, टू टेक द परमिशन, मतलब परमिशन लेने के लिए मोस्टली हम वहां पे मे वर्ड यूज करने वाले, मे मोडाल यूज करने वाले हैं। मान लो मैं अनुमति की यदि मैं बात करूं तो कैसे लिख सकता हूं, मे आई कम इन। अब जैसे हम सिंपल बोलते हैं मे आई कम इन। अब इस तरीके का जो सेंटेंस होता है, भाई अनुमति तो मांग रहा है, तो जब अनुमति मांगने की यदि बात आएगी तो उसमें सकना यदि मीनिंग आ रहा है तो उसमें आपको मे यूज करना है। ठीक है, मे आई कम इन। ठीक है, या एक तरह से ये तो हो गई परमिशन वाली बात। यदि मैं बात करूं किसकी, पॉसिबिलिटी की, यदि मैं बात करूं किसकी बात करूं, पॉसिबिलिटी की यदि बात करूं या प्रोबेबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो उस केस में भी हम मे यूज कर सकते हैं। मान लो ही मे कम हियर टुडे। ठीक है, ही मे कम हियर टुडे, तो वह आज यहां आ सकता है, उसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो जहां पे भी पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो उस केस में भी हम मे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, पहला बताया है मैंने परमिशन के लिए, दूसरा बताया पॉसिबिलिटी के लिए, थर्ड बात करते हैं मतलब प्रार्थना के लिए। प्रार्थना मतलब किसी की दीर्घायु की कामना करने के लिए या प्रार्थना, दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। मान लो मैंने कहा
मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस केस में भी हम जहां कभी प्रार्थना की जाएगी दूसरे के लिए, या क्या होगा, दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे या दीर्घायु की कामना करेंगे, उस केस में भी हम मे का यूज कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं माइट की, तो माइट, अब मैंने जैसे कैन या कुड बताया था आपको, कैन का मीनिंग था क्या, सकना, लेकिन कुड का मतलब था सका। इसी तरीके से मे का मतलब भी है सकना, और माइट का अर्थ है, माइट का मीनिंग है सका, माइट का मीनिंग है सका, क्या है, सका। ठीक है, समझ आ गया। तो माइट का मीनिंग है सका। अब इसका क्या है, मैंने अभी बताया है, इसको पास्ट टेंस में यूज करने वाले। ठीक है, किस में यूज करने वाले, पास्ट टेंस में। भाई पहला एग्जांपल लिखता हूं, सिंपल सा है, आपको चीजें समझनी है कि प्रेजेंट टेंस है तो कौन सा मोडाल यूज कर रहे हैं, पास्ट टेंस है तो कौन सा मोडाल हम यूज कर रहे हैं। मैंने कहा ही माइट अटेंड द मीटिंग, ही माइट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड कर सकेगा। ठीक है, कर सका। भाई मीटिंग जो है माइट आ गया तो सका, वह मीटिंग अटेंड कर सका। लेकिन यदि वो मे होता तो सकना आता। तो कभी भी आपको इस टाइप का दिखे तो उस केस में आपको सका यदि आ रहा है तो आपको माइट यूज करना है पास्ट टेंस के लिए। सकना यदि मतलब कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, या उसमें हम अनुमति हम ले रहे हैं, या हम किसी की दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, तो उसमें मे वर्ड यूज आपको करना है। मान लो मैंने कहा कि ही माइट, ठीक है भाई, अभी तक हमने मे का यूज देखा था, अभी हम देख रहे हैं माइट। ही माइट एंटर द कॉलेज, ही माइट एंटर द कॉलेज। तो ये क्या है, एंटर द कॉलेज, वह एंटर कर सका, कहां, कॉलेज, नेक्स्ट ईयर तक वह क्या करेगा, वह किसी कॉलेज में एंटर कर सका। तो आपको कहीं पे भी पॉसिबिलिटी की यदि बात आती है तो वहां पे यूज करना है माइट, सिंपल सा। ठीक है, तो मे और माइट में छोटा सा डिफरेंस क्या है, मे और माइट में छोटा सा डिफरेंस ये है कि आपको प्रेजेंट टेंस की यदि बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो मे आएगा, और पास्ट टेंस की यदि बात कर रहा है तो वहां पे माइट क्या यूज करेंगे, मोडाल हम यूज करेंगे। ठीक है, ये था मोडाल नंबर 4, जिसमें हम एक ही के साथ दो को डिस्कस कर रही है। जैसे कैन के साथ कुड को यूज किया है, विल के साथ वुड को यूज किया है, सेल के साथ शुड को यूज किया है। तो ये था 4th। अब चलते हैं 5th। अब नेक्स्ट है मस्ट। क्या है, मस्ट। अब ये मोडाल भी काफी आता है भाई। ये जो मस्ट है ये एक तरह से शुड के समान ही है, मतलब शुड के तरह से ही हम इसको यूज करते हैं। मतलब सेल का गा गी गे था, ठीक है, और उसका पास्ट फॉर्म थी शुड। तो हम इसको भी मतलब शुड के समान ही मस्ट का प्रयोग करते हैं, और हम शुड के कंपैरिजन में हम मस्ट को ज्यादा यूज करते हैं, मैं बात करता हूं पहला। मान लो किसी को आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता है, तो उस केस में हम मस्ट यूज करेंगे। आवश्यकता या दायित्व की यदि बात आवेगी, मतलब आवश्यकता मतलब नेसेसरी, भाई नेसेसरी तो बोलते हैं। कभी भी इस टाइप का सेंटेंस आपको दिखे कि आवश्यकता की बात हो रही है, दायित्व की बात हो रही, यू मस्ट टेक दिस, ठीक है भाई, आवश्यकता है दिस मेडिसिन, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। तो तुम्हें जो मेडिसिन है वो रेगुलरली लेनी चाहिए, मतलब आवश्यकता है तुम्हें लेने की। तो उस केस में हमने क्या यूज किया है, मस्ट। तो आपको
शुड की जगह आप इसमें मस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने कहा मना करना, एक तरह से जैसे ये आवश्यकता है, इसी तरीके से मना यदि करता है, मना करना हो या किसी को एक तरह से चेतावनी देनी हो, क्या देनी हो, चेतावनी। चेतावनी का मतलब क्या होता है, उसको मना करना है, एंटर करने से मना करना है या चेतावनी देनी है, तो उस केस में भी आप मस्ट को यूज कर सकते हो। मतलब यू मस्ट नॉट प्ले, यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, तुम्हें सनलाइट में नहीं खेलना चाहिए। तो इस केस में भी आप मना करना हो या कोई चेतावनी हो तो उस केस में भी आप क्या यूज कर सकते हो, उस केस में भी आप यूज कर सकते हो मस्ट। तो ये था आपका मस्ट का यूज, जो आपका किसके इक्वल था, ये था आपका शुड के समान, शुड के बराबर, शुड के इक्वल आपका ये था, जिसमें देखा आपने कि यदि वो किसकी मना कर रहा है या आवश्यकता है या क्या है, दायित्व है, उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है ought to। ये भी एक क्या है, मोडाल है। तो ought to का जो अर्थ होता है, ought to का जो अर्थ होता है वो होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। जहाँ पे मीनिंग निकलता है ना चाहिए, तो वहाँ पे हम ought to यूज करते हैं। और ought के साथ to का प्रयोग जो है वो हमेशा होगा, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ आप ought यूज करोगे, ought के साथ to का भी प्रयोग होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, कर्तव्य की भावना, मतलब ओब्लिगेशन जो होता है, ओब्लिगेशन या ड्यूटी, जो कर्तव्य जिसको बोलते हैं, इसकी बात करेगा। कभी भी आपको कर्तव्य की यदि बात हो रही है, ओब्लिगेशन की बात हो रही है, कर्ता जो काम करता है भाई, जो सब्जेक्ट होता है उसके थ्रू आपको ओब्लिगेशन या ड्यूटी की यदि आपको बात हो रही है, तो उस केस में हाँ ought to यूज करने वाले हैं। मान लो मैंने कहा we ought to obey, we ought to obey our parents, ठीक है। ये हमारा क्या है, दायित्व है, कर्तव्य है, ओबे करना, मतलब आज्ञा मानना, अपने पिता की बातों का आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। तो उस केस में आप ought to का यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा our team ought to, our team ought to win the match, win the match। जो हमारी जो टीम है उसको जो मैच है वो जीतना चाहिए, मतलब वो क्या है, हमारी एक ड्यूटी एक तरह से है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, ought to। तो आपको ought to का मीनिंग इस तरीके से समझना है, जहां पे भी आपको क्या है, चाहिए का यदि मीनिंग आ रहा है तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, उस केस में यूज कर सकते हो आप ought to। तो ought to कहाँ है, ought to यूज होगा जब आपका कोई ओब्लिगेशन होगा या कोई क्या होगी, ड्यूटी, मतलब कर्तव्य या दायित्व की बात होगी, तो उस केस में आप ought to यूज करोगे, ठीक है। अब लास्ट बचा है नीड। अब दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है नीड और एक वर्ड होता है डेयर, ठीक है। ये दो वर्ड, ये लास्ट आपकी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब मोडाल हम इसमें पढ़ रहे हैं, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये दो वर्ड मैंने आपको बताए हैं। जो नीड का जो अर्थ होता है, भाई नीड मतलब क्या होती है, हमारी आवश्यकता, एक तरह से भाई जो हमारी आवश्यकता होगी वही तो नीड होती है। हम बोलते हैं ना कि हमारी नीड है, मतलब हमारी क्या है, आवश्यकता है। तो नीड का जो प्रयोग है वो मोडाल ऑक्सिलरी के रूप में, मोडाल ऑक्सिलरी के रूप में हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें नहीं करते, मतलब इनका जो यूज है नीड का अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। समझ आ गया मैंने क्या लिखा,
मैंने लिखा है जो नीड है इसका मीनिंग होता है आवश्यकता। तो जो आवश्यकता आएगी वो हम इसका मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं और उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने कहा ही नीड्स सम मनी, मतलब उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो जब आवश्यकता की बात आ गई तो वहां पे आपने यूज किया है नीड। मतलब नीड भी क्या है, एक मोडाल ऑक्सिलरी है और इसके साथ कभी भी आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, मैंने क्या बताया, नीड का जो उपयोग है यदि हम मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। मान लो मैंने कहा कि आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। तो ये भी यहाँ पे क्या यूज किया, आवश्यकता। कभी भी आपको आवश्यकता की यदि बात आए तो उस केस में आपको यूज करना है नीड। अब बात करते हैं लास्ट, आपका ये बचा है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये लास्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब है डेयर का मतलब होता है साहस। साहसित होता है डेयर। मतलब जब कभी साहस की बात आएगी, मतलब क्या करेगा, क्रेज करेगा, साहस क्रेज करने के लिए, या किसी को चैलेंज करेगा या चुनौती देगा। मतलब इसका दो फॉर्म में हम यूज करते हैं। कैसे इसको यूज करते हैं, तो साहस देने के लिए, किसी को इनकरेज जैसे करते हैं या किसी को चैलेंज करते हैं। ठीक है, यू डेयर नॉट टू अब्यूज, ठीक है, अदर्स। सिंपल सा मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यू डेयर नॉट अब्यूज अदर्स, यू डेयर नॉट अब्यूज अदर, ये इन्फिनेटिव नहीं है, तो यू डेयर नॉट अब्यूज अदर्स, तुम्हें मतलब क्या है, तुम्हें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप डेयर वर्ड यूज करने वाले हैं। समझ आ गया? तो ये था आपका डेयर। मतलब अभी तक हमने जितने भी डिस्कस करे हैं ये सारी क्या थी, ये थी आपकी मोडाल। और हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सारी वर्ब्स हम देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जब फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो वर्ब है वो हम 3 पार्ट में हम देखने वाले थे। तो ये जो था ये 3rd पार्ट था जिसमें हमने आज डिस्कस किया है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। इससे इतना ज़्यादा नहीं आता। इसमें यदि मैं आपको बताऊं तो आपको एक तो मस्ट, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मोस्टली इससे सेंटेंस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आपको बहुत डीपली नहीं जाना है इस चीज़ के। सिर्फ आपको छोटा सा समझना है कि इनके रूल्स क्या है, इनको यूज़ कहाँ करते हैं, इनके डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो आज हमारा लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश का जो सिलेबस है ये आज आपका यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक हमने सारे जितने भी टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं, मैंने आपको पहले क्या कराए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उसमें मैंने सिर्फ वर्ब टॉपिक छोड़ा था जो ये आज कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा जो भी चीज़ें थी, जो भी टॉपिक बचे थे, जैसे जेंडर था, सिंगुलर प्लूरल था, फिगर ऑफ स्पीच थी और एक्टिव पैसिव थे, सारे टॉपिक्स हमने आपको कवर करा दिए हैं। तो आपको सिर्फ अच्छे से अब प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम देना है और उसके बाद हमको चीज़ें बतानी है कि कितना हमारा पढ़ाया हुआ आपके एग्ज़ाम में मिला है या कितने आप उससे मोटिवेट हुए हो। अब लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी प्रैक्टिस सेशन पे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है और साथ ही साथ इन सारे रूल्स को याद रखना है। आपने यदि ये अच्छे से रूल्स पढ़ लिए, समझ लिए, तो आप 30 में से भी कम 28-27 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।